तुंगा रण प्रसिद्ध है, नीर भरे भरपूर, बेत्रवती गंगा बहे पातक हरत जरूर। इस जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो जहांगीर महल है, इसकी भव्यता देखते ही बनती है। इसमें आर्किटेक्चर का बहुत अच्छे से कॉम्बिनेशन है। लेकिन नीचे की तरफ आप देखते हैं इस तरफ, तो एक होटल आपको नज़र आता है, शीश महल। हाँ, कहते हैं उन दिनों में ये राजाओं के मेहमानों के रुकने का काम करता था। आज ये होटल में कन्वर्ट हो गया है। तो ओरछा में एक ऐसी बिल्डिंग बची है जो आज भी गेस्ट के रुकने रुकाने का काम करती थी, जो कल करती थी। अंतर इतना है, कल ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता था, आज इसके अंदर आपको पैसे दे के रुकना पड़ेगा। इसके अंदर 8 कमरे हैं, इंक्लूड महाराजा और महारानी। कितना 1000 से 20,000 तक के रूम इसके अंदर मिल जाते हैं। ये बहुत ही महंगा होटल है, हमारे ओरछा का सबसे ओल्ड होटल है वो। इस किले परिसर में लंगूर भी काफी देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि ये जंगल से घिरा हुआ है किला। तो यहाँ पर लंगूर भी ढेर सारे आपको देखने को मिल रहे हैं। जिस किस प्रकार से जो है वो यहाँ वहाँ दौड़ लगा रहे हैं। आ गए हैं दोस्तों जहांगीर महल के अंदर, और ये है जहांगीर महल का फर्श। आइएगा देखते हैं बैक कैमरा से। जहांगीर, ये सबसे सुंदर इमारत है ओरछा। कहते हैं इस महल का निर्माण 1605 में हुआ था। राजा वीर सिंह देव के द्वारा इस महल की संरचना रखी गई थी। महल को बनाने में 22 साल का वक्त लगा था। 1605 से लेकर 1627 तक इसमें काम चलता रहा। ये बड़े अच्छी बात यह है कि ये जहांगीर के रहते हुए महल बन गया, और महाराजा वीर सिंह देव ने भी इस महल को कंप्लीट देख पाया। 4 मंजिला इमारत आपके सामने है। 236 कमरे इसके अंदर बनाए गए थे। 100 कमरे इसके बेसमेंट में हैं, जो कि जहांगीर की आर्मी के लिए थे, और 3 स्टोरी इसके ऊपर है, जहां पर 136 कमरे बने हैं। सो टोटल इसमें 236 कमरों का निर्माण हुआ था। कहा जाता है कि इस महल का निर्माण केवल जहांगीर के आगमन पे किया गया था। ये इस महल का मास्टर बेडरूम बताया जाता है, जहां पर जहांगीर एक रात रुके थे। जहांगीर के जाने के बाद से ये पूरा महल खाली है। हमारे किसी हिंदू राजा ने इस महल को अपनी यूज में नहीं लिया, क्योंकि हिंदू कल्चर में एक सबसे बड़ी शान है कि दिया हुआ दान हम वापस नहीं ले सकते। तो ये जहांगीर को दान दिया था, राजा ने गिफ्ट में दिया था, इसलिए इस महल का नाम जहांगीर महल हो जाता है। मित्रता भी कब हुई यहाँ के राजा की और वीर सिंह देव और जहांगीर की। जहांगीर एक बार अपने पिता अकबर से बगावत करके भागे थे, यह सबको पता है। उस दौर में यहाँ के राजा ने उनकी हेल्प की थी, इसको लेकर के कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं ये भारत के मुगल बादशाह होंगे तो वो हमारी कितनी हेल्प करेंगे। अब्बुल फजल, अकबर के 9 रत्नों में से मैन रतन, जिनके द्वारा आईने अकबरी लिखा गया। अकबर का कमांडेंट था, जो यहाँ के राजा के द्वारा मारा गया। अब्बुल फजल के मारे जाने की खबर जब अकबर के कानों में जाती है, अकबर अपने बेटे को माफी दे देते हैं। कहा जाता है जहांगीर जब भारत के मुगल बादशाह बनते हैं तो यहाँ के राजा इस खूबसूरत इमारत का निर्माण कराते हैं। इसका नाम जहांगीर महल होता है। जहांगीर महल के मध्य भाग में स्विमिंग पूल बनाया गया था, इस महल को और भी 4 चांद लगाने के लिए। चारों कोने में जो टैंक आप देख रहे हैं, कुंड, इसमें लबालब फूल भरे जाते थे, ताकि यहाँ का वातावरण सुगंधमय बना रहेगा। आप जिस गेट से प्रवेश किए थे इस महल के अंदर, वो इस महल का इमरजेंसी गेट था, आपातकालीन द्वार। इस महल का मुख्य द्वार जो है वो पूर्व दिशा की ओर खुलता है। हम जहां ले चल के आपको दिखाएंगे ओरछा की सबसे सुंदरता व्यू, जो आज जंगल के नाम से जाना जाता है। वहां पर बनी हुई कुछ चीजों के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद हम इस महल के अंदर वापस आएंगे, फिर ले चलेंगे इस महल की मेन बालकनी पे, जहां से ओरछा के दर्शन होंगे। आपको मंदिर दिखेंगे, ओरछा पूरी सिटी दिखेगी, और उसके बाद वहां पे बताया जाएगा आपको कि किस प्रकार से ओरछा प्रसिद्ध है और क्यों ओरछा में लोगों को आना चाहिए। ओरछा ही एक ऐसी जगह है जहां पर महल है, मंदिर है, जंगल है और नदी है। बेतवा नदी, जो ओरछा की मुख्य रूप से आत्मा कही जाती है,
बेतवा नदी शायद ना होती यहाँ पर तो बुंदेलखंड के राजा कभी यहाँ पर अपना ये महल बनाने की सोचते भी ना, क्योंकि बुंदेल साम्राज्य का हृदय ओरछा यदि प्रसिद्ध है तो बेतवा नदी के लिए है। जहांगीर महल का मुख्य द्वार जो बनाया गया है सैंडस्टोन से, बहुत ही भव्यता है इस द्वार की देखने को मिलती है। और इस द्वार के सीधे हाथ पर हमें ओरछा के प्राचीन कुछ अवशेष देखने को मिलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि राजाओं के खास लोग, मंत्री, मिनिस्टर्स के रहने के घर हुआ करते हैं, जो आज खंडरों में तब्दील हो चुके हैं। उसके और आगे देखते हैं तो एक परकोटा आपको नजर आता है। एक परकोटा इस किले को सुरक्षा प्रदान करता था। इस परकोटे की जो लंबाई है वो 3.5 किलोमीटर की है। वैसे तो ये पूरा फोर्ट एक आइलैंड का हिस्सा है, चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है। ये जो बड़ी सी इमारत आप देखने को मिल रही है, ऊंचे ऊंचे गेट हैं, ये इसका ऊंट खाना हुआ करता था। उसके बाजू में ही एक गोल गोल टैंक पानी का हुआ करता था, यहाँ पानी वो स्टोर करते थे। और पीछे जंगल की तरफ कुछ हमें प्राचीन मंदिर देखने को मिल रहे हैं। इन मंदिरों के अंदर कोई पूजा नहीं होती है। कहते हैं बहुत साल पहले इन मंदिरों की प्रतिमाओं को निकालकर राम राजा मंदिर में रखा, क्योंकि उस ज़माने में मूर्तियों की चोरी बहुत हो रही थी, तो बचाने के लिए फिर राम राजा सरकार के मंदिर में रखा गया। नीचे की तरफ हम देखते एक छोटा सा महल आपको नज़र आता है। इस महल का निर्माण एक नर्तकी के लिए हुआ था, वो डांसर के लिए। इसका नाम राय प्रवीण था। ओरछा बुंदेला राजाओं के पास में बहुत ही सुंदर राजनीतिकी थी, इसका नाम राय प्रवीण था। ओरछा के एक राजकुमार थे इंद्रजीत, जो उनको बेइंतहा मोहब्बत करते थे। अकबर के दरबार में भी बुलाया गया था इसे। अकबर के दरबार में एक दोहा बोल के आती हैं कि बिनती राय प्रवीण की, सुनिए साहे सुजान, झूठी पातर भगत हैं, बारी बाया सुहान। ये दोहा खत्म होने के बाद अकबर बादशाह ने इसे ढेर सारा इनाम दिया और ओरछा वापस जाने के लिए कहा। एक बार जो दुआ था उसको दोबारा से कहिए। बिनती राय प्रवीण की, सुनिए साहे सुजान, झूठी पातर भगत हैं, बारी बाया सुहान। इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब होता है कि राय प्रवीण आपसे एक विनती कर रही है। आप भारत के सम्राट हैं, बादशाह हैं, आप सुनो, मैं एक झूठी पत्तल के समान हूँ। और झूठी पत्तल इसलिए अपने आप को बताया उसने क्योंकि मैं ओरछा में बुंदेला राजाओं के यहाँ एक नाचने का काम कर रही थी। वहाँ से मेरे काम को पूर्ण होने के बाद जिस प्रकार आपके दरबार में भेजा गया, ऐसे ही हमारे यहाँ के लोग पत्तलों में खाना खाने का दिन को फेंक देते हैं। उन झूठी पत्तलों को खाना केवल 3 लोगों को भाता है, बारी बाया सुहान, कुत्ते, कौवे और सुअर। चलिए दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताना कि जो इन्होंने इसका अर्थ बताया है कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है। कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिएगा इसका शेष भाग भी देखते हैं। महल के पूरे भाग को आप देख पाएंगे इसके मेन गेट के सामने से खड़े होकर के। थोड़ा और नीचे आप जाते हैं तो पूरे महल का आपको भाग देखने को मिलता है। और उस मेन गेट के नीचे आप देखते हैं तो एक द्वार जो कि आज बंद है शासन की तरफ से, इसका बेसमेंट में जाने का रास्ता हुआ करता था। बेसमेंट में जाना इसलिए बंद कर दिया क्योंकि इसका मिसयूज बहुत हो रहा था। इवन अंधेरा भी रहता है तो कीड़े मकोड़े भी हो सकते हैं। ये 400 वर्ष जो गेट है इस किले का, ये मुख्य गेट है, ऐसा बताते हैं हमारे गाइड भाई। और मजबूती आज भी इसकी देखने लायक है। और आज का जो गेट होता है 6 महीने में टूट जाता है, और ये 400 वर्ष चल रहे हैं, तो समझ सकते हैं ये गेट किसका हुआ भाई? सागवान का है, और इसलिए भी है ये ज़्यादा मजबूत और काफ़ी दिन से टिका हुआ है क्योंकि उस दौर में लोग हमसे ज़्यादा होशियार हुआ करते थे। जो कारपेंटर होते थे, बढ़ई जिन्हें हम बोलते हैं बढ़ई, वो एक ऋतु में ही लकड़ियों को काटते थे। वो जो सागवान की लकड़ी है वो हर ऋतु में नहीं काटी जाती। उसका मुख्य रूप से एक भाग होता है, एक पार्ट होता है, कब उसको काटना चाहिए, कब उसको बनाना चाहिए कोई फर्नीचर वगैरह। तो वो लोग जानते थे किस ऋतु में क्या काटना चाहिए। आज के जैसा तो 12 महीने हम लकड़ियों को काटने में लग जाते हैं। दैट्स माय रीजन। तो लकड़ियाँ जो है अपना स्वभाव चेंज कर देती हैं, नेचर चेंज कर देती हैं, लेकिन उस दौर में जो है ऐसा नहीं होता। देसी भाषा में कह सकते हैं कि कच्चा पक्का के हिसाब से। हाँ, कि ये मतलब पक्का मुआ माल है या कच्चा माल है। वेरी गुड, इस तरीके से। यस। इसकी डिजाइन भी कुछ इसी तरीके से। ये डिजाइन जो नक्काशी होती है ये काफ़ी सुंदर होती है। ये पूरा सैंडस्टोन से बनाया गया है क्योंकि आप जानते हैं कि सैंडस्टोन काफ़ी मतलब सॉफ्ट स्टोन होता है, उस पर आप कार्विंग कर सकते हो। और इनके जो महल के जो अंदर की दीवारें होती थी वो ग्रेनाइट स्टोन पे होती थी। आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं पत्थर दिख रहे हैं। इस प्रकार से जो है इनका वो सॉलिड स्टोन यूज़ करते थे महलों को बनाने में। इनकी महल की जो दीवारें हैं वो लगभग 2-2 मीटर की हैं।
और आप जानते हैं कि बेस में जो दीवारें होती थी काफ़ी मतलब मोटी होती थी, और जैसे वो ऊपर जाती थी वो पतली होती जाती थी, कंटिन्यू वेट ऊपर तक नहीं जाता था। इसलिए नहीं जाता था क्योंकि उसका वेट यदि कंटिन्यू ऊपर तक जाएगा तो बेस फेल हो जाएगा। ऐसा लगता है कि 2 मीटर की जब ऊपर दीवार है यहाँ पर 2 मंजिल 3 मंजिल पे है और तो नीचे तो कहो 5-6 मीटर का हुआ होता था, तो ऐसे ही होता। ये जहांगीर महल के मुख्य द्वार से हम प्रवेश कर रहे हैं महल के उस आंगन में जो हम देख करके आए हैं पहले। जहांगीर महल के आंगन से खड़े होकर के महल की सुंदरता देखते बनती है। इसमें जो गुंबदें आप देख रहे हैं वो सब मुगल आर्किटेक्चर की निशानी में आते हैं। गुंबदों के ठीक ऊपर एक कमल का फूल आपको नजर आता है जो कि हिंदू आर्किटेक्चर में आता है। इस ब्रैकेट में चारों तरफ जो हाथी बने हुए हैं ये पूरा हिंदू आर्किटेक्चर की निशानी में आता है। और इसके ऊपर जो मौके बने हुए हैं ज्योमेट्रिकल पैटर्न में हैं वो मुगल आर्किटेक्चर में आते हैं। पूरे पैलेस में जो मिक्सता है वो हिंदू मुगल आर्किटेक्चर की इसलिए है क्योंकि इस महल को बांधा गया था लोकल राजा के द्वारा जो हिंदू थे, और जहांगीर जो कि मुगल बादशाह थे। हिंदू और मुगल आर्किटेक्चर का इसलिए इसमें कॉम्बिनेशन है। अब हम इस महल की मेन बालकनी की ओर चलेंगे। तो जो हिंदू राजा थे उन्होंने मुगल राजा को दान किया था, ये हाँ, गिफ्ट किया था, गिफ्ट किया, तो इसीलिए इसकी जो डिजाइन है वो मिक्स है हिंदू मिक्स है, दोनों लोगों को मिलती है, हाँ। हिंदू मुस्लिम दोनों। यस। उनको देख सकते हैं, कैमरामैन से कहेंगे किसी को भी दिखाइएगा थोड़ा। अभी हम पहुंच चुके हैं बालकनी में, और बालकनी से ये जानते हैं ऐड भाई से, ये बताइए अब यहाँ पूरे ओरछा का यदि आपको व्यू देखना है तो आपको जहांगीर महल की उस बालकनी पे आना होगा जो कि पश्चिम की ओर खुलती है। यहाँ से सारे मोनूमेंट आपको दिखेंगे ओरछा के। आप देख सकते हैं यहाँ से वो राजा महल बना हुआ है, यहाँ बुंदेलखंड के राजा रहे हैं। सीधे हाथ पर आप देखते हैं शीश महल होटल जो राजाओं के मेहमानों के रुकने की जगह थी। सामने देखेंगे आप राम राजा टेम्पल जो वाइट बिल्डिंग बनी हुई है, और राम राजा टेम्पल के राइट हैंड से पीछे आप देखेंगे लक्ष्मी नारायण मंदिर जो कि वो पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। ये मंदिर अपनी पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। जब आप ओरछा की तरफ आते हैं तो आपको लक्ष्मी मंदिर भी देखना चाहिए, क्योंकि यदि आप पेंटिंग देखने के दीवाने हैं तो आपको जो है उसमें वो पेंटिंग देखने को मिलेगी जो कि अद्वितीय है। एचिंग की पेंटिंग उसमें नजर आती है। वहीं उल्टे हाथ पे आप देखते हैं तो कुछ मंदिरों के आकार की छतरियां हमें नजर आती हैं। ओरछा के जो सुंदर व्यू है, एक बेहंगम दृश्य जिसे हम कह सकते हैं, वो नदी किनारे वाली छतरियों का ही है। और यदि आप ओरछा सर्च करके देखते हैं गूगल पे तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट व्यू आता है वो नदी किनारे वाली उन छतरियों का ही आता है। सामने नदी है क्या? बेतवा नदी का मुख्य घाट वहाँ पर है, जिसे हम कंचना घाट के नाम से जानते हैं। कंचना घाट पे जरूर जाइएगा मित्रों, और इस ओरछा की बेतवा नदी के जल को स्पर्श करिएगा, तो स्पर्श करने मात्र से ही कई लोगों के पाप दूर हो जाते हैं। बेतवा नदी के लिए एक जो चौपाई बड़ी प्रसिद्ध है मैं जरूर बोलूँगा। तुंगारण प्रसिद्ध है, नीर भरे भरपूर, बेत्रवती गंगा बहे पातक हरत जरूर। इस घने जंगल का नाम तुंगारण हुआ करता था क्योंकि यहाँ पर कभी तुंग ऋषियों का वास था। नीर भरे भरपूर, जहाँ पर वो बेतवा जी का जल स्तर काफ़ी ऊंचा है जो बह रही है वहाँ से। बेतवती गंगा इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि बेतवा जी आगे जाने पर हमीरपुर में यमुना को मिलती हैं, और यमुना गंगा जी मिलने के लिए जाती हैं प्रयागराज में, जहाँ पर त्रिवेणी संगम है गंगा यमुना और सरस्वती। इसलिए कहा जाता है कि जो भी यहाँ पर अपने हाथों को आचमन करता है, जल को स्पर्श करता है, उसके पाप हट जाते हैं। जब आप ओरछा आ रहे हैं तो आप ना भूलेगा इन महलों को देखना, और साथ में राम राजा सरकार के मंदिर को, और फिर जाना आप बेतवा के घाट पर जहाँ पर आप घंटों बैठ सकते हैं। उस बेतवा नदी की ऊर्जा आप अपने अंदर महसूस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हमने आपको गाइड के माध्यम से पूरा किला दिखाया है। ओरछा का महल जो है, जो राजा थे यहाँ के, बुंदेली किला है, एक शान है ओरछा की। आप लोग जो आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। आप चलिएगा दोस्तों, अभी चलते हैं इस किले से बाहर, और आप लोग हमको कमेंट करके बताना कि आपका ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, तो हमको बताना वीडियो कैसा लगा, क्योंकि